भाभी, नाश्ता बन गया क्या? मैं लेट हो रहा हूँ। हाँ हाँ हो गया। लो, आलू के पराठे बनाए हैं आज। क्या बात है, मजा ही आ जाएगा फिर तो। जी करता है कि सारे काम छोड़ूं और आराम से बैठकर बस ये पराठे ही खाता रहूं। तू भी ना, चल अब जल्दी कर। नहीं सच में भाभी, आप ना बेस्ट हो। हाँ वो तो है, लेकिन जब रसिका आएगी ना इस घर में, तब देखेंगे कि तुम रसिका के गुण गाते हो या फिर मेरे। क्या भाभी, फिर वही बात। आप जाओ किचन में और मुझे पराठे पर फोकस करने दो। हाँ, देवर और भाभी का बड़ा ही प्यारा रिश्ता होता है। इसमें मान सम्मान भी होता है और हंसी मजाक भी। सरिता की शादी किशोर से हुई थी और राहुल उसका देवर था। किशोर और राहुल की उम्र में 10 साल का बड़ा अंतर था। जब राहुल छोटा था तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। उनके जाने के बाद पहले किशोर ने और फिर भाभी बनकर आई सरिता ने राहुल को अपने बेटे की तरह पाला था। सरिता और किशोर की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपना सारा प्यार राहुल पर ही लुटा दिया था। राहुल मजे से पराठे खा रहा था कि तभी किशोर वहां आया। हाँ भाई, क्या बनाया आज? आओ भैया और मिलो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट शेफ से, आलू पराठा स्पेशलिस्ट 10 सरिता भाभी से। मस्का लगाना तो कोई तुझसे सीखे। और बता क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस अगले महीने एग्जाम और फिर नौकरी की तैयारी। गुड। आज अगर माँ बाबूजी जिंदा होते तो कितने खुश होते। बस तू जल्दी से अपना काम धंधा शुरू कर, फिर हम रसिका को ले आएंगे पूरी धूमधाम से। क्या यार भैया, जब देखो वही बात। आप पराठे खाओ ना, और मुझे भी शांति के साथ पराठे खाने दो। अब ये शांति कौन है? उसके लिए भी पराठे पैक करवा दूं क्या? चुप हो जाओ आप दोनों। किशोर के घर में हमेशा ऐसे ही हंसी मजाक का माहौल रहता था। किशोर एक कंपनी में काम करता था और सरिता घर संभालती थी। माँ बाप के एक साथ चले जाने के बाद रिश्तेदारों ने किशोर की शादी बहुत जल्दी कर दी थी, ताकि वो दोनों मिलकर राहुल का ख्याल रख सके। सरिता भी भाभी नहीं बल्कि माँ के रूप में राहुल का पूरा ख्याल रखती थी। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। राहुल की कॉलेज की पढ़ाई अब खत्म होने वाली थी। फिर एक दिन कॉलेज में। हाय। हाय रसिका, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अरे यार, ये तुम मुझे आप क्यों बोलती हो? तो क्या बोलूं? तुम बोलो ना, जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ। मैं आपको तुम बोलूं? फिर वही बात। अच्छा खैर छोड़ो, अंकल आंटी कैसे हैं? वो बढ़िया है। आप बताइए, भैया भाभी कैसे हैं? हाँ, वो भी मस्त है। अच्छा रसिका, मैं चलता हूँ, मुझे दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है, तो मैं लेट हो रहा हूँ। ठीक है, बाद में मिलते हैं। ओके, बाय बाय। रसिका चाहती थी कि राहुल उसे भी अपने साथ फिल्म देखने ले जाए, लेकिन राहुल रसिका से हर वक्त कन्नी ही काटता रहता था। रसिका वहां से दुखी होकर घर की तरफ चल पड़ी। दरअसल राहुल और रसिका के पिता बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उन दोनों ने बचपन में ही रसिका और राहुल की शादी तय कर दी थी, पर शादी से पहले ही राहुल के माता पिता का देहांत हो गया। लेकिन किशोर और सरिता दिल से चाहते थे कि रसिका ही उनके घर की बहू बनकर आए, इसीलिए वो रसिका का नाम लेकर राहुल को छेड़ते रहते थे। रसिका भी राहुल को ही अपना पति मान चुकी थी। वो कभी कभार जानबूझकर राहुल से मिलने के लिए सज धज कर तैयार होकर कॉलेज आती थी। उससे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन राहुल उससे बचता फिरता था। लेकिन अब जब दोनों बड़े हो गए थे तो शादी की बात भी चलने लगी। आओ आओ किशोर बेटा, कैसे हो? नमस्ते आंटी जी, मैं ठीक हूँ। नमस्ते आंटी जी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। रसिका, ओ रसिका, जल्दी आओ, देखो तुम्हारे जेठ जेठानी आए हैं। अपनी माँ की आवाज सुनकर रसिका फूली नहीं समाई। वो जल्दी से सिर पर पल्लू रखकर बाहर आई और आकर उसने किशोर और सरिता के पैर छुए। हालांकि उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी। क्या हुआ रसिका, किसे ढूंढ रही हो? जी किसी को नहीं, मैं चाय लाती हूँ। रसिका की बात सुनकर वहां सभी लोग मुस्कुरा दिए। तभी किशोर ने कहा, आंटी, अब वक्त आ गया है, हमें जल्दी से अपनी जिम्मेदारियां निभा देनी चाहिए। हाँ बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं। जिस शुगर ने रसिका के पापा को निकल लिया, वही अब मुझे भी मार रही है। अब तो इंसुलिन भी कोई काम नहीं करता है। हिम्मत रखिए आंटी जी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटी, बस रसिका तुम्हारे घर चली जाए, उसके बाद तो भगवान मुझे कभी भी उठा ले, कोई दुख नहीं। उसी दिन पंडित जी से बात कर शादी की तारीख तय कर दी गई। ये देखकर रसिका की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन घर आकर जैसे ही ये बात किशोर ने राहुल को बताई तो वो बहुत नाराज हो गया और गुस्से से बोला, भैया भाभी, मुझे रसिका से शादी नहीं करनी है। ये क्या बोल रहा राहुल? पर माँ बाबूजी की यही इच्छा और मेरी इच्छा का क्या? मुझे रसिका पसंद नहीं है, साफ बात ये है। क्या बुराई है उसमें?
सुंदर है, संस्कारी है और आप समझ नहीं रही हो भाभी, वो सीधी सादी बहन जी टाइप लड़की है, हमारी नहीं जमेगी। देख राहुल, तेरी शादी तो रसिका से ही होगी, वरना याद रखना वो वसीयत वाली बात। वसीयत का नाम सुनते ही राहुल चुप हो गया। उसे झुकना पड़ा और कुछ दिनों बाद राहुल और रसिका की शादी हो गई। रसिका बहुत खुश थी। वो घर के कामों में सरिता का पूरा हाथ बटाती और किशोर की भी बहुत इज्जत करती थी। लेकिन दूसरी तरफ राहुल अब बहुत चुपचाप रहने लगा था। साफ पता चल रहा था कि वो इस शादी से खुश नहीं है। फिर एक दिन डाइनिंग टेबल पर, राहुल, वो वकील साहब आएंगे शाम को, तुम्हारे साइन चाहिए उन्हें 3-4 कागजों पर। अब ठीक है भैया, मैं कर दूंगा, अभी ऑफिस जा रहा हूं। दरअसल किशोर और राहुल के पिता शंभुनाथ एक वसीयत छोड़ गए थे। उसके मुताबिक राहुल को उनकी जायदाद का आधा हिस्सा उसी दिन मिलेगा जब वो रसिका से शादी करेगा। रसिका से शादी के बाद किशोर ने उसी दस्तावेज के बारे में राहुल से बात की थी। शाम को वकील आया और उसने राहुल से पेपर्स पर साइन भी करवा लिए। अब शंभुनाथ की आधी जायदाद का मालिक राहुल बन चुका था। कुछ दिन बाद एक सुबह जब सब लोग उठे तो रसिका के तेज तेज रोने की आवाज सुनाई थी। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जो राहुल उसके लिए छोड़कर कहीं चला गया था। उस चिट्ठी में राहुल ने लिखा था कि वो रसिका से शादी करने से पहले एक दूसरी लड़की से शादी कर चुका था जो पहले से ही उसकी गर्लफ्रेंड थी, और उसने सिर्फ अपने पिता की जायदाद पाने के लिए रसिका से शादी की थी और अब वो अपना सारा हिस्सा लेकर अपनी पहली पत्नी को साथ लेकर विदेश जा रहा था। किशोर ने फौरन राहुल को फोन किया, मगर राहुल ने उसका फोन नहीं उठाया। उल्टा ये मैसेज कर दिया कि अब से उसका ना तो रसिका से कोई रिश्ता है और ना ही किशोर और सरिता से। ये क्या किया राहुल, ऐसा कैसे कर दिया तूने? जरूर हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, वरना वो कभी ऐसा नहीं करता। नहीं भाभी, आप अपने आप को मत कोसो। मेरी किस्मत खराब है जो मेरे आते ही ये घर टूट गया। रोती बिलखती रसिका को किशोर और सरिता ने सहारा दिया। राहुल के धोखे की बात रसिका की मां बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी चल बसी। इस बात को कई महीने गुजर गए। अब तो राहुल ने विदेश में जाकर अपना नंबर भी बदल लिया। इधर रसिका ने भी एक ऑफिस में नौकरी शुरू कर दी। धीरे धीरे पूरा साल गुजर गया, लेकिन राहुल लौट कर नहीं आया। किशोर और सरिता समझ गए थे कि अब राहुल कभी नहीं लौटेगा। फिर एक शाम जब रसिका अपने ऑफिस से लौटी तो वो हैरान रह गई। किशोर और सरिता उसके कलीग हरीश के साथ बैठे थे। हरीश जी आप? हाँ रसिका, हरीश को हमने ही बुलाया है। रसिका, हरीश से हमारी फोन पर बात हुई थी। ये तुम्हें पसंद करते हैं और तुमसे शादी करना चाहते हैं। पर भाभी, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब राहुल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया तो तुम कब तक उसके इंतजार में बैठी रहोगी? मैं सिर्फ भाभी नहीं हूं तुम्हारी, आंटी के जाने के बाद अब मैं तुम्हारी माँ भी हूं और मुझे हक है तुम्हारा अच्छा बुरा सोचने का। तुम बस इतना बताओ कि हरीश तुम्हें पसंद है या नहीं। भाभी, रसिका कोई जवाब तो नहीं दे सकी, लेकिन उसके आंसू उसके दिल का हाल बयां कर रहे थे। उसकी भावनाओं को सरिता ने समझ लिया और फिर, रसिका, भले इस घर में तुम मेरी देवरानी बनकर आई थी, लेकिन अब तुम मेरी बेटी हो। राहुल के किए की सजा मैं तुम्हें नहीं भुगतने दूंगी। तुम्हारी शादी हरीश से होगी। मैं और तुम्हारे भैया इस बार तुम्हारा कन्यादान करेंगे। और हाँ, हमेशा एक बात याद रखना, तुम्हारा इस घर के साथ नाता कभी नहीं टूटेगा। ये घर हमेशा तुम्हारा मायका रहेगा। इतना कहकर सरिता ने रसिका को गले से लगा लिया। रसिका रोए जा रही थी, लेकिन उसे ये विश्वास भी हो गया था कि अब इसके बाद उसे रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो वो अनाथ थी। सपना, प्रीति और भूमि की शादी शहर में बसे 3 भाइयों आलोक, प्राग और रौनक से हो जाती है। शादी करके तीनों जैसे ही अपने ससुराल आती हैं तो हाथ में आरती की थाली लिए उनकी सास जानकी उनका गृह प्रवेश करवाते हुए कहती है, आओ मेरी तीनों बहुओं, अब अपने पैरों से इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। जी सासू माँ। बड़ा सा ससुराल देखकर तीनों देसी बहुएं टशन में बोलती हैं, हाय दैया, ये तो एकदम फिल्म स्टार शाहरुख खान के घर जैसा घर है प्रीति। हाँ सपना, अगर ऐसा घर अपने गांव में होवे ना तो गर्दा गर्दा मच जाई। हमको तो अपनी आंखन पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारी शादी इतना बड़ घर में हुई है। उनकी बातें सुनकर उनकी ननद श्रुति कहती है, ओ गॉड, अभी इन्हें आए 1 पल भी नहीं हुआ और इन्होंने अपनी गवारपंथी दिखानी शुरू कर दी। जरा अपने कायदे में रहकर बात करो ननद जी, आप हम तीनों बहनों के बारे में नहीं जानती हैं। अरे पूरे बनारस में हम तीनों बहनें अपने जुगाड़ूपन के लिए फेमस है, फेमस। ओहो, अब बस भी करो तुम ननद भाभी ने अभी से ही नोकझोंक शुरू कर दी। चलो अब मेरे तीनों बेटे अपनी अपनी बीवियों को उनके कमरे दिखा दो।
अगले दिन सुबह तड़के 5 बजते ही तीनों बहुओं की आंख खुल जाती है और वो किचन में साफ सफाई पर लग जाती हैं। तभी उनकी ननद श्रुति किचन में जाती है तो वो देखती है कि उसकी तीनों भाभियां मिट्टी से बर्तन घिस रही होती हैं। अरे मेरी मंद बुद्धि भाभियों, ये सब क्या गंद मचा रखा है? और तुम तीनों को नींद नहीं आ रही है क्या, जो आधी रात को ये खटर पटर लगा रखी है? उक्का है ना ननद जी, हमरे गांव में तो सुबह 5 बजे सब जग जावत है और हमरे गांव में तो मिट्टी से ही बर्तन मांजते हैं। हाँ, इससे दो फायदा है, एक तो बर्तन भी अच्छे से चमक जावत है और साथ ही साबुन के पैसा के भी बचत हो जात है। अरे पर ये तुम्हारा बनारस गांव नहीं बल्कि मुंबई शहर है, यहाँ ये सब जुगाड़ूपन मत दिखाओ और अपनी ये सब बचकानी हरकतें बंद करो प्लीज। श्रुति तीनों जुगाड़ बहुओं को झड़प कर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज जब वो तीनों किचन में खाना बना रही होती हैं कि तभी सिलेंडर खत्म हो जाता है। अरे मोरी मैया, ये चूल्हा तो लगता है बिता गया। अरे बहू, रोटियां बन गई हो तो जल्दी से ले आओ। अरे बाप रे, अब क्या होगा? हमको जल्दी से अपना कोनो जुगाड़ लगाना होगा। तभी उनका ध्यान पूजा घर में रखी लकड़ियों पर जाता है। बस फिर क्या था, वो 4 ईंटें लेकर आती हैं और उसका चूल्हा बनाकर उसमें गर्मा गर्म रोटी बनाकर सबको खिलाती हैं। पता नहीं क्यों लेकिन कुछ धुएं धुएं की स्मेल आ रही है। सही कहा भैया। तभी उन सबकी नजर किचन में से निकल रहे धुएं पर जाती है। सभी दौड़ते हुए किचन में जाते हैं। अरे मेरी भोली बहू, जब किचन में गैस सिलेंडर है तो फिर तुम तीनों चूल्हा क्यों फूंक रही हो? सासू माँ, आपका सिलेंडर तो कब का बाय बाय बोल गया, इसीलिए हम जुगाड़ लगाकर चूल्हा जलाई लिए। वो सब तो ठीक है मेरी जुगाड़ू बहू, मगर तुम ये लकड़ियाँ कहाँ से उठाकर ले आई? सासू माँ, ये तो हम पूजा घर में रखी लकड़ियाँ लाए हैं। अपनी जुगाड़ू बहुओं की हरकतें देखकर जानकी कहती है, अरे बैल बुद्धि बहुओं, वो तो चंदन की लकड़ियाँ थी जिसे मैंने हवन के लिए मंगवाया था और तुमने चंदन की लकड़ियाँ रोटी सेकने में फूंक दी। ओहो, अब जो हो गया सो हो गया सासू माँ, अब हमको माफी दे दियो। इतना कहकर तीनों बहुएं माफी मांगकर मामले को ठंडा कर देती हैं। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे तो गिलास में रखा जूस रौनक के फोन पर गिर जाता है और उसका फोन भीग जाता है। ओह नो, आज ही मुझे मीटिंग के लिए बाहर जाना था और आज ही इस फोन को भी खराब होना था। शॉप वाला तो इसे रिपेयर करने में 2-3 दिन का टाइम लगा देगा। अरे पति देव, अपना फोन हमको दो, हम अभी इसे बिना पैसा खर्च किए ठीक कर देंगे। अरे मेरी गवार भाभी, इस फोन को जुगाड़ की नहीं बल्कि दुकानदार की जरूरत है। अब अपनी कोई जुगाड़पंती करके भैया के इस फोन को डेड बॉडी में मत बदल देना। इसके बाद श्रुति उस फोन को कपड़े से पोंछकर कुछ देर धूप में रखकर फिर उसे चावल के कनस्तर में डाल देती है और ठीक 1 घंटे बाद फोन रौनक को देती है और टशन मारते हुए अपनी ननद से कहती है, का हुआ ननद जी, भेजा चकरा गया का हमार जुगाड़ देखकर? अरे वाह भूमि, तुमने तो सचमुच में 1 घंटे के अंदर ही मेरा फोन बिल्कुल ठीक कर दिया। देखा हमरा कमाल, फोन भी झट से ठीक हो गया और पैसा भी बच गया। अरे जुग जुग जियो मेरी प्यारी बहुओं, आज तो सचमुच तुमने बचत करके सर्वगुण संपन्न बहुओं वाला काम किया है। हाँ सचमुच, तुमने तो कमाल कर दिखाया। रौनक और सास के मुंह से तारीफ सुनकर उन तीनों बहुओं को शह मिल जाती है। ऐसे ही एक दिन जब सपना वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई कर रही होती है तो अचानक से वैक्यूम क्लीनर काम करना बंद कर देता है। अरे मोरी मैया, ये बिजली से चलने वाला झाड़ू तो बंद हो ही गवा, अब क्या करे? जल्दी से कौनो जुगाड़ सोच सपना, ताकि अपना कामो बन जाए और हमरे पैसे भी बच जाए। सपना ये सोच ही रही होती है कि तभी उसका ध्यान अपनी सोसाइटी के पार्क में लगे खजूर के पेड़ पर जाता है। अरे वाह, क्या जुगाड़ू आइडिया आया है हमरे दिमाग में। सपना सोसाइटी के पार्क में जाती है और खजूर के घने पत्तों को तोड़ने लगती है कि तभी वहाँ गार्ड आकर गुस्से में बोलने लगता है, अरे ओ बॉडम औरत, इन पेड़ों को क्यों तोड़ने में लगी हुई हो? अरे ओ चौकीदार बाबू, अगर ज्यादा चबड़ चबड़ की ना तो हम देंगे तो को एक उल्टे हाथ का, समझे? और वैसे भी ये पार्क तो हर बाप का है का? गार्ड को 4 बातें सुनाकर सपना खजूर के घने पत्ते तोड़ लाती है और उन्हें लेकर घर आती है और उससे झाड़ू बनाकर तैयार करती है और झाड़ू लगाने लगती है। तभी जानकी गुस्से में तिलमिलाते हुए उस पर बिगड़ते हुए कहती है, क्यों रे सपना बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू सोसाइटी के गार्ड से लड़कर आई है और ये तेरे हाथ में क्या है? सासू माँ, ये झाड़ू है जिसे हमने खजूर की टहनियों से बनाया है। अरे वाह सपना, तूने तो कमाल कर दिया, भाई मान गए तुझे, छा गई तुम तो।
अरे चुप करो तुम तीनों, भला इतनी कंजूसी करके भी क्या फायदा। तुम तीनों की जुगाड़पंथी ना एक दिन सोसाइटी वालों के सामने हमारी धज्जियां उड़ाकर रहेगी। इस तरह तीनों जुगाड़ू बहुओं को घर वालों से खूब खरी खोटी सुननी पड़ती है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। फिर एक सुबह प्रीति नाश्ता लेकर गुनगुनाते हुए अपनी ननद के कमरे में आती है। लगाई ले तू जब लिपस्टिक, जिला टॉप लागे ले, ओ जिला टॉप लागे रे। अरे ननद जी, ई लो नाश्ता पानी कर लो, दफ्तर खाली पेट ना ही जाना। हाँ, टेबल पर रख दो भाभी, अभी तो मैं अपने बाल सुखा रही हूँ। हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने के बाद श्रुति नाश्ता करके ऑफिस चली जाती है, लेकिन उसी शाम काफी भयंकर बारिश होती है। अरे प्रीति, तुम मेरा वाला कुर्ता पजामा प्रेस करके रख देना, कल मैं ऑफिस वही पहनकर जाऊंगा। जी हमरे बलमा। इतना कहकर प्रीति अपनी ननद के कमरे में जाती है और उसका हेयर ड्रायर लाकर उससे अपने पति के कपड़े सुखाने लगती है। लेकिन तभी उसे तेज बिजली का करंट लगता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, आरी मोरी मैया, मर गई रे मर गई, कौनो हमको तनिक बचाओ तो। सभी भागते हुए अंदर आते हैं और श्रुति जल्दी से बोर्ड का स्विच बंद करती है। अरे ये सब कैसे हुआ? प्रीति उसे सारी बात बताती है और श्रुति उन्हें खूब सुनाती है। भाभी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना, आज अपनी बेवकूफियों की वजह से तुम्हारी जान तक भी जा सकती थी। मैं कहती हूँ अब तो अपनी इन जुगाड़पंथियों से तुम तीनों बाज आ जाओ, नहीं तो अठन्नी चवन्नी बचाने के चक्कर में एक दिन अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। श्रुति बेटी बिल्कुल सही कह रही है, बहू इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं, और जिसका काम वो उसी को साजे, कोई दूजा करे तो बुद्धू बाजे। हमको समझ आ गया सासू माँ, अब हम कोनो भी काम में जुगाड़ नहीं लगाएंगे। ननद और सास की बातों से उन तीनों को अक्ल आ जाती है और वो तीनों अपनी जुगाड़पंथी छोड़कर अपनी ननद और सास से शहरी तौर तरीके सीख लेती हैं और वो तीनों अपने ससुराल के रंग में ढल जाती हैं।